इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कहानी कोई 10-15 साल पुरानी नहीं है, दशकों पुरानी कहानी है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जो सालों पहले 1976 में पूर्व इंदिरा गांधी ने पहली बार भारत का खुद का इंडिजिनियस चिप मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, ठीक वही काम आज हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है। पर क्या इस टाइम भी ये सपना बस एक सपना ही रह जाएगा या इसका कोई रियल आउटपुट भी निकलेगा? एक टाइम ऐसा भी था जब भारत एशिया के उन चुनिंदा देशों में था जहां पे सेमीकंडक्टर रिसर्च और चिप मैन्युफैक्चरिंग का फाउंडेशन रखा जाता था। 1980 के दशक में भारत उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने अपना खुद का सेमीकंडक्टर फैब SCL 1983 में स्टेबलाइज किया था। 1980 के अंत तक SCL ने 800 नैनोमीटर तकनीक भी हासिल कर ली थी। हाँ, 800 नैनोमीटर आज के दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा आउटडेटेड लग सकता है, क्योंकि आज हम लोग आदी हो चुके हैं 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर सुन के। पर ये उस समय के कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हम लोग बस 1-2 साल ही पीछे थे। और ताइवान जो आज चिप मैन्युफैक्चरिंग का बाप बन के बैठा है, उस समय ताइवान ने अपना मॉडर्न फैब इकोसिस्टम बनाना तो बस शुरू ही किया था। 1980 के दशक में मोटे तौर पर स्थिति ये थी, यूनाइटेड स्टेट टॉप में था, ऑब्वियसली बात है, और जापान 1986 के बाद मल्टीपल एरियाज में अमेरिका से भी आगे निकल गया। और रही बात TSMC की, जो आज सिर्फ ताइवान का ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बन के बैठा है, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था 1987 से पहले। तो फिर आज अचानक से क्या हुआ कि आज भारत जो 90s के दुनिया में लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिस्ट में आया करता था, वो आज टॉप 10 पे भी नहीं है। हालत इतना खराब हो गया कि जिसे 28 नैनोमीटर जैसे आउटडेटेड चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। और चाइना जैसा देश जहाँ के लोग पहले खाने की कमी के कारण भूख के मर जाते थे, आज वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में डॉक्टरेट हासिल कर लिया, जिसे एक वक्त था कि चिप मैन्युफैक्चरिंग का सी भी नहीं आता था। आज हम इस वीडियो में भारत के इसी ड्रीम के बारे में बात करेंगे, जिसका जख्म वक्त के साथ भरा नहीं बल्कि और उभर गया। कहानी की शुरुआत होती है 1983 में। पंजाब के मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड यानी SCL की स्थापना हुई। उस समय ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये भारत का सबसे महत्वाकांक्षी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था। लक्ष्य साफ था कि भारत अपनी चिप को खुद बनाएगा, विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा। उस समय SCL के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सीख रहे थे। कुछ ही वर्षों में 1987 में एक नई कंपनी पैदा हुई जिसका नाम था TSMC। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले 40 साल में यही कंपनी पूरे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगा। 1990 के शुरुआत तक भारत के पास अपना खुद का फैब था, साइंटिस्ट था, टेक्नोलॉजी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज भारत को 28 नैनोमीटर जैसे मैच्योर टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि ताइवान अपने 2 नैनोमीटर वाला चिप मैन्युफैक्चरिंग करने का शुरुआत कर रहा है। इसके पीछे कई छोटी छोटी घटनाएं थी जिन्होंने धीरे धीरे भारत के पूरे सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को ही रद्द कर दिया। असल वजह किसी एक इंसान की नहीं थी, न ही किसी सरकार की, और इनमें से सबसे बड़ा झटका आया 1989 में, जिन्होंने भारत के सेमीकंडक्टर ड्रीम को बरसों पीछे ढकल दिया। 1989 में सब सामान्य चल रहा था। SCL के वैज्ञानिक नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर काम कर रहा था। भारत धीरे धीरे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था। लेकिन 18 फरवरी 1989 को एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने बरसों की मेहनत पर पलक झपकते पानी फेर दिया। SCL की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी बड़ी थी कि क्लीन रूम्स, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और प्रोडक्शन लाइनअप का ज्यादातर हिस्सा बुरी तरह जल गया। सेमीकंडक्टर फैब कोई साधारण फैक्ट्री नहीं होती है। अगर एक मशीन भी खराब हो जाए तो उसे बदलना आसान नहीं होता है, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले मशीन दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनों में से एक होता है। और अगर पूरा क्लीन रूम ही खराब हो जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना कई साल लग सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत सिर्फ एक आग के वजह से पीछे रह गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आग तो बस एक छोटा सा झटका था, असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। 1990 का दशक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण दशक माना जाता था। यही वो समय था जब दुनिया ने समझ लिया भविष्य तेल का नहीं सिलिकॉन का होगा। हर 2-3 सालों में नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आ रही थी। 800 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 350 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर, दुनिया लगातार आगे बढ़ रही थी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नियम है, अगर आप इस फील्ड में 2-3 जनरेशन पीछे रह गए तो वापसी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हर नई जनरेशन के साथ नई मशीन का जरूरत पड़ता है, नई फैब्रिकेशन प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, एकदम ही नया R&D का जरूरत पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, नई फैब्रिकेशन प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एकदम ही नई मशीनों का जरूरत पड़ता है, और जिसे खरीदने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का जरूरत पड़ता है। यही पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई।
हुई। 1989 के आग के बाद ACL को फिर से खड़ा करने के लिए ही कई सालों का समय लग गया और जब तक भारत अपनी रिकवरी कर रहा था दुनिया 3-4 जनरेशन आगे पहुंच चुकी थी। तो आपके मन में अभी एक और सवाल आ सकता है कि अगर सेमीकंडक्टर के दुनिया में सिस्टम ये है कि 2-3 जनरेशन पीछे रहने से वो कभी वापसी ही नहीं कर पाता है, वो चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी कभी वापस ही नहीं आ पाता है, तो भारत जैसा बड़ा देश अभी 28 नैनोमीटर के पीछे क्यों पड़ा है? आ रहा होगा ना आपके दिमाग में ये सवाल, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था। तो देखो, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है जैसे कि AC, कूलर, आपका मॉनिटर, EV गाड़ियों में रहे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का कंट्रोलर, ये सब जो है ना अभी भी 28 नैनोमीटर के ऊपर ही बन रहा है, क्योंकि इन डिवाइसेस को 3-4 नैनोमीटर का जरूरत ही नहीं है। मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, यहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए होता है ना, क्योंकि जगह कम होता है। यहाँ पे पावर टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थीन एंड लाइट डिवाइसेस होता है। जैसे आपके मोबाइल में जितना अच्छा फैब्रिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जितना छोटा NM का इस्तेमाल किया जाएगा, 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये नंबर जितना छोटा जाएगा चिप उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता जाता है। और मोबाइल जैसे पतले डिवाइसेस के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इससे बैटरी कंजप्शन भी कम करता है और परफॉर्मेंस भी ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। जैसे आप PS4, PS5 देख सकते हैं और आने वाले दिन में PS5 Pro भी, और आने वाले दिन में PS6 भी आ जाएगा। तो जगह सेम है, सेम साइज का है PS5 जैसा, पावर कंजप्शन भी हो सकता है सेम ही करेगा PS5 जैसा, लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा देगा। जहाँ PS5 पहले बस 4K 60 FPS पे ही गेम खिला सकता था, अब PS6 जो है GTA 6 को 8K में खिला सकता है और हीट भी नहीं होगा। तो बस वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करना, और आने वाले दिन में अगर और भी वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक में, स्पेसिफिक टॉपिक में, तो कमेंट जरूर कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना व्यूज आएगा, आई होप ज्यादा है।